नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर अश्विन दुबे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमने जिस मुद्दे को चर्चा के लिए शामिल किया है वो मुद्दा है ऑकस। इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। ये जो ऑकस वाला मुद्दा है, कई बच्चे इसको लेकर थोड़ा भ्रांतियां पाले हुए हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई संगठन है। सबसे पहले तो मैं इसको डिस्कस करने से पहले ही आपको बता दूं कि यह कोई संगठन नहीं, बल्कि यह क्या है, एक समझौता है। किस किस के बीच में है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ना, देन यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन तीन देशों के बीच में एक समझौता है जो कि 5 परमाणु पनडुब्बियों को लेकर किया गया। हम ये देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, समझौता क्यों हुआ है और इसका भावी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। खास तौर पर ये किस क्षेत्र की राजनीति से संबंधित है, ये मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो समझौता है ये इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यूपीएससी में प्री और मेंस दोनों जगह आपके काम आ सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे कहा जाता है और हाल ही में इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं। लेकिन हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। देखिए, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको लेकर हमारे सामने कई अवधारणाएं हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहां से कहां तक है, पहले यह जानना ज्यादा जरूरी है। और इसकी अवधारणा किसने दी ये भी जानना फैक्चुअल डिटेल के हिसाब से जरूरी है। सबसे पहले एक व्यक्ति हुए कॉल हाउस होपर नाम के। कॉल हाउस होपर जिन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन को एक खंड के रूप में विभाजित किया था। भारत में भी एक रिटायर्ड नौसैनिक हुए कालिदास नाथ, जिन्होंने कहा था कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं अगर कुछ अच्छी संधियां हो जाएं और यहां ध्यान दिया जाए तो सभी देश प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या हमारे सामने मुद्दे निकल कर आते हैं। अब एक मानसिकता इंडो पैसिफिक रीजन की जो है वो अमेरिकी मानसिकता है, यानी जो यूएस है वो इंडो पैसिफिक रीजन को कहां से कहां तक इंक्लूड करता है, कहां से कहां तक मानता है। आप देखिए, अगर देखें तो यूएसए का ये मानना है कि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये भारत के पूर्वी तट से लेकर, याद रखिएगा पृथ्वी गोल है, ये मैप भले ही आपके सामने फ्लैट स्क्रीन की तरह हो, लेकिन अगर नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहां है तो हम यहां से गोल होते हुए इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशन तक आएंगे, है ना। तो यूएसए का मानना है कि भाई इंडिया के पूर्वी तट से लेकर ये इंडो पैसिफिक रीजन यहां से जाता है और यहां से आते हुए अमेरिका महाद्वीप, जिसमें दोनों महाद्वीप आ गए, उनके पश्चिमी तटों तक है। यानी इस पूरे क्षेत्र में आसियान के कंट्रीज यानी साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, साउथ चाइना सी, ऑस्ट्रेलिया और प्लस इसके अलावा ये पूरा पश्चिमी अमेरिका का हिस्सा शामिल है, पश्चिमी नॉर्थ और साउथ अमेरिका। लेकिन जो भारत की मनोदृष्टि है, भारत इस संदर्भ में याद रखिएगा इस रीजन को इंक्लूड करता है अफ्रीका के कहां से, पूर्वी हिस्से से। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से लेकर कहां तक, ये यहां तक, जहां तक अमेरिका ने पहले बताया हुआ है, पश्चिमी तट तक। और भारत भी यहां पर अपने लिए असीमित संभावनाएं देखता है, व्यापार, रक्षा, तकनीकी, हर क्षेत्र में। अब सवाल पैदा होता है कि ऑकस जैसे समझौते का इस हिंद प्रशांत क्षेत्र के रीजन से क्या संबंध है। देखिए, हुआ दरअसल क्या कि हमको इसकी जब पृष्ठभूमि, जब हम इसकी देखने जाते हैं तो जब मैं आईआर की मेंस की क्लास लेता हूं तो उसको मुझे बहुत विस्तार से बताना पड़ता है
यहां मैं इसे संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास आपको करूंगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट दरअसल क्या है, संकल्पना इसकी ये है, दो तीन तरह की बातें इसमें शामिल हैं। पहला, मैं इसको मैप के माध्यम से समझाता हूं। पहला तो इसमें एक अमेरिका की मानसिकता शामिल है, भारत का दृष्टिकोण इसमें शामिल है, और तीसरा एक महत्वपूर्ण कंट्री जो है वो है चीन। देखिए, हमें इसमें दो तीन चीजों को समझना होगा। एक तो चाइना की जो ब्राई पॉलिसी है, चीन की जो ब्राई नीति है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी कहा जाता है। दूसरा, यूएसए की चाइना को प्रति संतुलित करने की नीति। और तीसरा, यहां पर इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ देश हैं जिनमें भारत है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों की क्या भूमिका है। आपको जान के अचरज होगा, मैंने यहां पर फ्रांस लिखा हुआ है, और आप बोलेंगे सर इस इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस तो ऊपर है, यूनाइटेड किंगडम भी ऊपर है, ये दोनों तो आते नहीं है, तो आपने इनको यहां क्यों लिख दिया? क्योंकि जो ऑकस नाम की डील हुई है उसका डायरेक्ट रिलेशन फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहां पर बताया हमें तीन चार तरह के आयाम समझने होंगे, तब हम ऑकस समझ जाएंगे। चाइना की ब्राई पॉलिसी, यूएसए की चाइना को प्रति संतुलित करने की नीति, और इन तीन चार देशों की यहां पे भूमिका। हुआ दरअसल क्या कि लगभग 14वीं सदी के आसपास का मैप चीन को कुछ वर्षों पहले प्राप्त हुआ, जब चीन अपने आप को बहुत श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में समझता था। तो चीन को जब अपनी 14वीं सदी का मैप मिला तो उसने देखा कि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के ये वाले हिस्से में तो चीन का कब्जा हुआ करता था, चीन का व्यापार भी फलता फूलता था, और शुरू से ही चीनियों की मानसिकता रही है, प्राचीन भारत से ही अगर आप देखें, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की। तो बस इसी उहापोह में चीन ने सोचा कि क्यों ना अब ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जो मेरी पुरानी जो एक स्थिति थी उसको जिंदा कर दे, यानी चीन जिस तरह एक श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में यहां स्थापित था वैसा ही हो जाए। और यहां मैं एक सेंटेंस जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, वो अभी फिर से रिपीट होगा। कोई भी देश अपनी पुरानी वस्तु स्थिति को हमेशा पाना चाहता है अगर वह कभी विश्व में राज कर चुका है, तो विश्व में अगर उसकी औपनिवेशिक सत्ता रही है तो। ध्यान से सुनिएगा। अब चीन ने क्या किया, चीन ने यहां पर एक बहाना तैयार किया कि हम अपने पुराने सिल्क रूट को जिंदा करने के लिए और अपने पुराने समुद्रिक मार्ग को जिंदा करने के लिए एक पॉलिसी अपना रहे हैं, विच इज कॉल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी, BRI। इसमें चीन क्या करता है, इस हिंद प्रशांत महासागर के आसपास के जितने भी ये देश हैं, इनमें से कई ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है, अराजकता फैली है, गरीबी है, भूखमरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। चीन इन्हें महंगी दरों पर लोन यानी ऋण प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इन्हें WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे संगठन लोन या ऋण देने से मना कर देते हैं, तो चीन इनकी सहायता करता है। आप बोलेंगे क्या चीन ऐसा मुफ्त में कर रहा है? नहीं, चीन इन्हें बड़े बड़े सपने भी दिखाता है कि भाई तुम्हारे यहां देखो रोड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तुम्हारे यहां ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। चीन जब यहां इन्हें पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो अपने ही लोगों को रोजगार भी देता है, अपने ही लोगों को यहां रोजगार के लिए भेजता है। दूसरी चीज, जब ये देश चीन का लोन नहीं चुका पाते हैं तो चीन इनके किसी न किसी एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने का सेंस इन सेंस यहां पर चीन अपना एक नौसैनिक अड्डा डेवलप करता है। जब अपना नवल बेस सेंटर चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके आसपास सभी जगह बना रहा है, तो एक तरह से ये अमेरिका
भारत, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के जितने देश हैं उनके लिए एक चुनौती के समान है। खासतौर पे अमेरिका के लिए तो है ही। चलिए भारत मान लेते हैं शांति प्रिय देश है, लेकिन खतरा तो भारत के लिए भी है, क्योंकि चारों तरफ से भारत की घेराबंदी की नीति तो चाइना कर ही रहा है। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका देखिए पिछले लगभग 80 सालों से इन खाड़ी देशों में उलझा रहा, लेकिन उसके हाथ क्या लगा? सिफर। इतना सारा पैसा वेस्ट किया, इतनी सेना भेजी, लेकिन उल्टा इन खाड़ी देशों में अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाए कि वो आतंकवाद को बढ़ाने का ही काम कर रहा था। हालांकि उसका नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ा। अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान के द्वारा यह पता किया कि ये जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है, यहां पर तो तेल के और गैस के असीमित भंडार हैं, तो अमेरिका का ध्यान अब इस तरफ आ गया। तो फाइनली ऑकस की पृष्ठभूमि तैयार हुई, क्योंकि अमेरिका अब एक ऐसा अवसर तलाश करने लगा जहां वो चीन को प्रतिसंतुलित कर सके। ठीक, ये हो गई पूरी पृष्ठभूमि। अब इसी पृष्ठभूमि के दौरान हुआ क्या? ऑस्ट्रेलिया अपने खुद के अनुसंधान और आसपास की निगरानी के लिए पनडुब्बियों की डील की तलाश कर रहा था। उसको सबमरीन्स चाहिए थी बहुत सारी, और इसके लिए उसने फ्रांस से डील भी की थी, कि फ्रांस से एक डील हुई ऑस्ट्रेलिया की, और ऑलमोस्ट ये फ्रांस उसको पनडुब्बियां सप्लाई करने वाला था, जो कि डीजल युक्त ईंधन से थी, चलने वाली थी। अब डीजल युक्त जो पनडुब्बियां हैं उनकी कमजोरियां क्या हैं? एक तो डीजल खत्म होने की संभावना कहीं भी हो जाए, वो तो खैर छोड़िए, हटाइए, लेकिन समुद्र से 14 से 15 दिनों के भीतर आपको बाहर निकल कर आना पड़ेगा। आप लगातार समुद्र में भीतर ट्रैवल नहीं कर सकते। एक तो कमजोरी है। तो कभी भी अगर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया इस पूरे आसपास साउथ चाइना सी के आसपास भी जाता है और बाहर निकल कर आता है, तो चीन तुरंत इस पर अपनी निगाह डाल सकता है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया की इस डील का पता जब अमेरिका को चला, तो अमेरिका ने पूछा, भैया क्या खरीद रहे हो? पनडुब्बी खरीद रहे हैं। बोले कैसी पनडुब्बी ले रहे हो भाई? बोले डीजल वाली। कोई बात नहीं, हमसे ले लो, हम तुम्हें हाई टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी देते हैं। बोले कौन सी? बोले भैया न्यूक्लियर एनर्जी से जो चलती है, परमाणु ईंधन। बोले कमाल की बात है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले एक बार बस फ्यूल डलवाना है आपको, 40-50 साल तक इसमें क्या होगा, ईंधन डलवाने की जरूरत नहीं है, और आप बार बार समुद्र से बाहर भी नहीं आओगे। 6-6, 7-7 महीने तक आप समुद्र के भीतर रह सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के पीछे पीछे जब ये डील हो रही थी, फ्रांस के पीछे पीछे, तो इसमें अमेरिका का पिछलग्गू यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो गया। उसने भी इस डील में ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी देना स्वीकार कर लिया, और ऑस्ट्रेलिया ने ये डील कैंसिल कर दी। फ्रांस को पनडुब्बियां देने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया फ्रांस से। और क्या हुआ? ऑकस समझौता हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यानी यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 5 परमाणु युक्त पनडुब्बियां सप्लाई कर रहे हैं। अब इस डील को साइन करने का उद्देश्य समझिए क्या था। अमेरिका ने क्लियरली कहा कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो जैसी ही ये बात उठी और भारत को भी इस डील का ऑफर आया, भारत ने इस पर साफ तौर से जाने से मना कर दिया। भारत का दृष्टिकोण क्या था? भारत ने कहा कि हम ऐसे किसी भी समझौते में शामिल नहीं होंगे जो किसी भी देश को प्रतिसंतुलित करने के लिए या उसके विरुद्ध हो। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर भारत शामिल इसमें नहीं हुआ। दूसरी बात, भारत ने एक बात और कही, हम इस पूरे क्षेत्र में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और सहयोग चाहते हैं। तो इसलिए भारत ऐसी किसी भी डील में शामिल नहीं हुआ। हां, यह भी कहा, जब पूछा गया भारत से कि भाई आपको क्या परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत नहीं है, भारत ने कहा बिल्कुल है, हमारे पास है भी, एक है, लेकिन है। बाद में भारतीय वैज्ञानिकों को तो आपको पता ही है, एक बार जब हम टेक्निक जान गए तो फिर तो एक क्या हजारों परमाणु पनडुब्बियां बना लेंगे।
तो फाइनली ऑकस की डील अपना रूप ले चुकी है और अब इसमें इसके थ्रू यूनाइटेड किंगडम और यूएस ऑस्ट्रेलिया को क्या दे रहे हैं? 5 परमाणु पनडुब्बियां। अब सवाल पैदा होता है कि भाई इस डील से क्या क्या संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। तो संभावनाएं जो निकल कर आती हैं वो 2 तरह की हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ध्यान से देखिए, सकारात्मक संभावना क्या है? सबसे अच्छी बात है कि चलो चीन को प्रतिसंतुलित किया जा रहा है। जो ऐसे देश हैं जो चीन के जाल में, ऋण जाल में फंस चुके हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा इस डील के माध्यम से निकलने का। कैसे निकलने का मौका मिलेगा? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को नवीन तकनीक प्रदान की जाएगी तो क्या होगा? उस तकनीक का विस्तार अन्य देशों तक भी होगा। ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान और दीजिए, यूनाइटेड किंगडम और यूएस केवल 5 पनडुब्बियां ही नहीं दे रहे हैं, बाय वन गेट वन कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम आपको साथ में एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इसके साथ साथ व्यापार में भी सहयोग करेंगे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन का क्षेत्र है, ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, यानी व्यापारिक गतिविधियां यहां बढ़ेंगी। ये तो सकारात्मक प्रभाव हो गए, लेकिन नकारात्मक संभावनाएं भी तो बनेंगी। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? कोई भी ऐसा देश, याद रखिएगा, जो अपनी पुरानी स्थिति में सशक्त था, वापस अपनी पुरानी स्थिति में हमेशा आना चाहता है, जिसमें नंबर 1 पर कौन रहेगा? फ्रांस। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि जब ये डील हुई तो याद कीजिए, मैंने बताया था फ्रांस से डील कैंसिल करके यूनाइटेड किंगडम यूएसए से डील कर दी गई। तो फ्रांस को ऑब्वियसली बुरा लगा, फ्रांस ने इस डील का विरोध भी किया। अब याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम 2 बड़ी शक्तियां थीं, बावजूद इसके देखिए जर्मनी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा, क्योंकि दोनों तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे, अपने आप को किनारे रखे हुए थे। सेम कंडीशन यही बन रही है कि जब यूनाइटेड किंगडम बिना फ्रांस के बारे में सोचे ऐसी कोई डील करेगा, अपने पड़ोसी देश के बारे में नहीं सोचेगा, तो फ्रांस भी अपने पड़ोसी देश की चिंता क्यों करेगा? हैं दोनों ही यूरोप में, लेकिन चिंता नहीं, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करने के लिए यहां किसी नए दोस्त की तलाश करेंगे और इस वजह से यहां एक नया शक्ति संतुलन बनना तैयार हो जाएगा। एक कंपटीशन, प्रतियोगिता का माहौल बनना तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से जो देश इस क्षेत्र के बारे में नहीं भी जानते हैं, वो भी यहां शामिल हो जाएंगे। जो देश इस क्षेत्र के बारे में अवेयर नहीं, वो भी यहां आएंगे। दूसरी बात, एक नेगेटिव इंपैक्ट, यहां एक नव शीत युद्ध की स्थिति बन जाएगी। और नव शीत युद्ध की स्थिति क्यों बनेगी? शीत युद्ध तो पता ही होगा आपको, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, जब पूरा वर्ल्ड कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में बढ़ गया था। तो नवशीत युद्ध क्यों? क्योंकि देखिए पूरा रीजन जो है, जब यहां पर ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूनाइटेड किंगडम चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया भी आपस में मिलकर ऐसे ही किसी समझौते और संगठन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नवशीत युद्ध तो होना तय है और आगे जाके संभावना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जब कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, वैसे तो कभी होना नहीं चाहिए, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो क्षेत्र होगा वो अब यूरोप नहीं होगा,
वो होगा इंडो पैसिफिक रीजन। समझ में आई बात? तो आने वाले समय में ये जो ऑकस नाम का समझौता हुआ है, उससे हमें कई पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने मिल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स मैंने आपको दोनों बताए हैं। मैंने ये भी बताया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अब आइए इससे संबंधित दो तीन चीजें और देखते हैं। कुछ प्रश्न मैंने इंक्लूड यहां पर किए हैं आपके ऑकस के लिए, उनको कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास कीजिएगा। अपने जैसे ऑकस किस वर्ष स्थापित किया गया था, देन ऑकस में कितने देश शामिल थे जरूर बताइएगा, हैं ऑकस में निम्न में से कौन शामिल नहीं है ये बताइएगा। ऑकस का मुख्य फोकस क्या है, आंसर आपको पता ही है, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। ऑकस किस क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। देन इसके साथ साथ एक आईएएस का मेंस का प्रश्न भी जो 2022 में आ चुका है यूपीएससी में, मैं लेकर आया हूं, इसको भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि ये संक्षिप्त रूप में लेक्चर है तो इसके माध्यम से शायद आप पूर्ण प्रश्न ना कर पाए, लेकिन आईआर की क्लास अगर कहीं आपने ठीक से की होगी तो जरूर मेरी बात को समझेंगे। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिस्तरीय राष्ट्रीय साझेदारी ऑकस का उद्देश्य है। तो इसलिए आया, क्यों? क्योंकि चीन को प्रतिसंतुलित करना था, उसकी ब्राई पॉलिसी को रोकना था, तो ऑकस का उद्देश्य यही है। क्या यह क्षेत्र में मौजूद साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में ऑकस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना। तो वर्तमान में ऑकस के पहले एक संस्था भी नहीं, यह भी समझौता की तरह ही बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप जिसे हम बोलते हैं बन चुका है, जिसमें भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप, क्वाड वर्सेस ऑकस, यह प्रश्न है। क्वाड का उद्देश्य दरअसल क्या है? इस पूरे हिंद प्रशांत महासागर में, ये जो मैंने आपको मैप अभी बताया, इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में तकनीक विकास सहयोग को बढ़ाना मुख्य मुद्दा, क्वाड का उद्देश्य ये है। लेकिन ऑकस का उद्देश्य अलग है। ऑकस का उद्देश्य है चीन को प्रतिसंतुलित करना। तो भारत का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, भारत क्वाड में है, ऑकस में नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा शांति, समृद्धि और सहयोग की बात करता है। थैंक यू सो मच। एक बार जरा वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और चाहे तो पॉज कर करके चीजों को लिख भी लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।